गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन एजुकेशन में गुड मैं मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, पिछली तासिका में मैंने कहा था कि इतिहास के साधन, ये अपना इतिहास का जो पाठ है उसको हमने आधा ही देखा था। उसमें से हमने 2 साधन देखे थे, भौतिक साधन और लिखित साधन। ठीक है, तो भौतिक साधन में देखिए हमने देखे थे सिक्के, वास्तु, भवन, है ना, किले, गढ़, ये सब उसमें आता था। और लिखित साधन में भी हमने बहुत कुछ साधन देखे थे, जैसे कि वेद देखे थे, है ना, प्राचीन पौराणिक ग्रंथ देखे थे, फिर वैसे ही देखिए बौद्ध साहित्य देखा था। तो इस तरह से हमने भौतिक नालंदा विश्वविद्यालय भी देखे थे। ओके, वो अलग है बेटा, अलग पार्ट में है। वेरी गुड, आपको जो याद है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही आज हम तीसरा साधन, इतिहास का तीसरा साधन जो है लिखित साधन, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और सबका ध्यान होगा इधर अपने स्क्रीन पर। ओके, हाँ, यस टीचर। ओके बेटा। तो देखिए, इतिहास का साधन हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें अभी आप लोग देखेंगे कि तीसरा साधन जो है वो है हमारा, बोलिए कौन सा? अभी तो मैंने कहा था आपको, लिखित साधन। ठीक है, हम कौन सा साधन देखेंगे? मौखिक साधन। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखे थे, अभी सब लोग अपने आप को म्यूट करो बच्चों। देखो घर वालों की आवाज आ रही है ना, तो सब लोग अपने आप को म्यूट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये है अपना पाठ, इतिहास के साधन। ठीक है, और उसमें हमने देखा था भौतिक साधन और लिखित साधन। भौतिक साधन में देखिए बच्चों, हमने मिट्टी के बर्तन भी देखे थे, मनके देखे थे, स्तूप देखे थे, सिक्के देखे थे, है ना। इन सभी के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि वो देखिए भूतकाल की घटनाएं हैं, उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन देखिए ये जो इतिहास हम समझते हैं बच्चों, तो मैंने आपको पहली तासिका में भी कहा था कि इतिहास को समझने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है ना, आधार स्तंभ होते हैं, और उनके द्वारा हम इतिहास में जो घटनाएं घटी थी उनका अध्ययन करते हैं और उनको समझते हैं। ठीक है, तो ये 3 साधन जो है वो इतिहास के साधन है, जिसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर लिखित साधन में हमने देखा था ताम्रपत्र, फिर देखो यात्रा वर्णन, लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो सब लिखित रूप में लिख कर रखते थे। देखिए आज भी कुछ लोग, मैंने कहा था कि डायरी लिखते हैं, मतलब हर रोज की दैनंदिन जीवन की डायरी लिखते हैं, वो कुछ अच्छी बुरी सारी घटनाएं लिखते हैं। तो वैसे ही प्राचीन काल के लोग भी क्या करते थे, ऐसे जो यात्रा वर्णन है, उनके अनुभव है, उन्होंने क्या क्या देखा, उनको कैसा अनुभव हुआ, वो सारी चीजें वो क्या करते थे, लिख के रखते थे। ठीक है, फिर शिलालेख, पत्थरों पर लिखा हुआ, उकेरा हुआ ऐसे लिखा रहता था। तो आज भी हम अगर प्राचीन जगह जाएंगे, प्राचीन मंदिरों में जाएंगे, तो वहां पर हमें आज भी ऐसे पत्थरों पर लिखा हुआ, ऐसे उकेरा हुआ शिलालेख दिखाई देगा। ठीक है, फिर वैदिक साहित्य हमने देखा था, है ना, वैदिक साहित्य के द्वारा भी हमें उस काल की, उस तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती। और फिर हमारे पौराणिक ग्रंथ, जो आज भी हम उसका वाचन करते हैं, पठन करते हैं, है ना, तो इन सभी द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। अभी देखिए मौखिक साधन,
ठीक है, अभी मौखिक साधन में क्या क्या था वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबका ध्यान अभी स्क्रीन पर होना चाहिए। अभी मौखिक साधन मतलब क्या, तो देखिए ओवी, आपने ये नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी। ओवी मतलब क्या, तो देखिए ऐसे चक्की के गीत। अभी प्राचीन समय में बच्चों अपने अभी जैसे हम गेहूं पिसा कर लाते हैं, वैसी चक्कियां नहीं थी, तो ऐसी घर में चक्की होती थी। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। तो ऐसी औरतें क्या करती थे कि सुबह सुबह उठती थी 4-5 बजे ही, ठीक है, और फिर क्या करती थी, गेहूं ज्वार बाजरा जो भी उनके घर में अनाज होते थे वो ऐसे पीसते थे, क्योंकि घर बहुत बड़े होते थे, परिवार बड़े होते थे, तो उनको हर रोज ऐसे गेहूं पिसा कर आटा बनाना पड़ता था। अभी देखिए वो काम 1-2 घंटे का होता था बच्चों, तो उनको भी बोर हो जाता था, तो वो क्या करते थे, चक्की को ऐसे पीस, मतलब वो गेहूं पीसते पीसते वो चक्की के गीत गाती थी, मतलब वो उनका मनोरंजन भी होता था, और फिर उनको सुबह सुबह भी बहुत उनको अच्छी लगती थी। और ऐसे नहीं, उन्होंने ही बोले हुए गाने वो गाते थे, ठीक है। तो ये चक्की के गीत। फिर लोकगीत और लोक कथा जैसा साहित्य लिखकर रखा नहीं जाता था। देखिए ये जो चक्की पर जो गीत गाती थी औरतें, तो ये लिखा हुआ नहीं है बच्चों, लिखा जाता भी नहीं था। तो वो सिर्फ मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, अभी उनके जो बड़ी सासें या फिर घर घर में जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते थे, तो उनके द्वारा इन्होंने वो सीखा था। आज भी देखिए घर में जो मतलब बड़े लोग होते हैं, उनका सुनकर छोटे बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करते हैं, या फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हो जाती है, ये परंपरा पहुंचा दी जाती है। तो देखिए ये जो चक्की के गीत थे, लोक गीत थे, तो लोग क्या करते थे, गाते थे, सुनाते थे, और सुनकर गाकर वो दूसरे लोग भी ऐसे ही आगे जाता था ये। ठीक है, तो इस तरह का ये जो साहित्य था ऐसे ही मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो इस साहित्य में ओवियां होती थी, लोकगीत होते थे, लोक कलाएं होती थी, जैसे लोक साहित्य विद्याओं का समावेश होता था, और इसी को ही मौखिक साधन कहते थे। ठीक है बच्चों, मतलब देखिए अभी मैं आपको उदाहरण दूं तो शिवाजी महाराज वगैरह वो लोग थे, तो वो जब युद्ध जीत कर आते थे, तो उनके जैसे अभी देखिए आप कभी कुछ प्राइज मिला है आपको, तो आपको कैसे स्कूल में आके सबके सामने सब बच्चे तालियां बजाते हैं, आपका स्वागत किया जाता है ना, आपको बधाइयां दी जाती है। तो वैसे ही एक राजा जब युद्ध जीत कर आता था, तो उनके नाम का, उनका गुण गौरव करने के लिए पोवाड़ा गाया जाता था, मतलब उनका गुणगान किया जाता था। तो वो एक गाना गाना होता था एक तरफ से। तो इस तरह से ये कुछ लिखा विखा नहीं जाता था बच्चों, तो ये सिर्फ क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऐसे ही बोलकर, जैसे देखिए आपकी नाना नानी दादा दादी कैसे आपको कहानियां सुनाते हैं, तो वो कहीं लिखकर नहीं रखी हुई है, तो वो उन्होंने अपने दादा दादी नाना नानियों से सुना होगा और आपको कहते हैं, फिर आप आपकी माए आपको बताती है। तो इस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये मौखिक रूप से क्या होता है, ये साहित्य पहुंचा दिया जाता है। तो इसी तरह इसको क्या कहते हैं, मौखिक साहित्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी इतिहास का एक साधन है, जिसके द्वारा हमें देखिए अभी इससे हमें पता चल गया ना कि प्राचीन समय की औरतें कैसे चक्की, इस तरह की चक्की पर खुद घर में क्या करती थी, गेहूं पीसती थी, क्योंकि उनके परिवार भी बड़े होते थे और उनको हर रोज सुबह का ये काम होता ही था। ठीक है, तो इस तरह से ये है मौखिक साधन। अभी देखिए उन्होंने भी एक उदाहरण दिया है कि क्या तुम जानते हो बच्चों, ओवी, ओवी मतलब क्या, तो देखिए चक्की का गीत। पांडुरंग पिता रुक्मिण माझी बया, आषाढ वारियेला पुंडलिक आला न्याया। देखिए मतलब पांडुरंग, पांडुरंग मतलब बच्चों विठ्ठल भगवान जी है, उनको ही पांडुरंग कहा जाता है। और रुक्मिण मतलब वही जो विठ्ठल रुक्मिणी की हम पूजा करते हैं, तो वही पंढरपुर में उनकी मूर्ति है, तो वही रुक्मिण माझी बया। ठीक है, मतलब मेरी माँ है। और आषाढ़ वारियेला, आषाढ़ महीने के जो वारी होती, वारी मतलब क्या, पैदल यात्रा, तो उसमें पुंडलिक आया आला न्याया,
पुंडलिक आला, पुंडलिक आला मतलब क्या, पुंडलिक आ गया है हमें ले जाने के लिए। देखिए ये ओवी होती थी और ऐसी ओविया वो लोग उस वक्त गाते थे, क्योंकि देखिए आषाढ़ी और कार्तिकी जो महीने हैं, आषाढ़ और कार्तिक महीना, तो उसमें लोग क्या करते हैं बच्चों, पैदल पंढरपुर में जाते हैं, विठल रुक्मिणी माता के दर्शन करने जाते हैं। तो इसीलिए, और पुंडलिक कौन है, तो पुंडलिक ये उनका एक असीम भक्त है। बच्चों आज भी अगर आप पंढरपुर में जाएंगे तो सबसे पहले लोग, देखिए आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सबसे पहले पुंडलिक ये जो भक्त है उसका दर्शन लेते हैं और उसके बाद भगवान जी का दर्शन लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता था, क्यों होता है आज भी, क्योंकि देखिए ये जो पुंडलिक है वो भगवान के असीम भक्त थे, मतलब वो माता पिता के असीम भक्त थे। वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करते थे कि भगवान जी उस पर, उन पर प्रसन्न हो गए। इसलिए देखिए आज भी पंढरपुर में पुंडलिक के पहले दर्शन होते हैं और उसके बाद विठल रुक्मिणी के दर्शन लोग लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, और फिर लोकगीत, अभी देखिए लोकगीत भी है। अभी जैसे मैंने कहा था किसी राजा का उसमें वर्णन किया जाता था, गौरवगान किया जाता था, युद्ध में जो जीत कर आया कैसे जीता उसका गुणगान उसमें होता था। तो वैसे ही देखिए और एक लोकगीत उन्होंने इधर बताया है। क्या बताया है, तो महानगरी उजनी लई पुण्यवान दानी, तेथे नांदत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तिन्ही लोकी गाजा वाजा, असा उजनीचा इक्रम राजा। तो देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, महानगरी है उजनी, मतलब उजनी, ठीक है, उजनी का ये राजा है। लई पुण्यवान दानी मतलब बहुत बड़ा पुण्यवान और दानी, दान करने वाला ऐसा राजा था जो राज्य करता था। और वो राजा भी खुशहाल था, उसकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी, मतलब सब खुश रहते थे उसकी प्रजा। ठीक है, तीनों लोकों में था उसका नाम, उजनी का वह राजा था विक्रम। देखिए मतलब तीनों लोकों में इसका नाम था, इतना अच्छा राजा वो था। और उसका विक्रम मतलब उसका जो युद्ध करता था या फिर उसकी उसका गुण गौरव करने के लिए ये एक छोटा सा गीत उन्होंने लिखा हुआ है। तो पुण्यवान भी था, बहुत अच्छा राजा था, दानी था, दान धर्म करने वाला लोग राजा था, और उसकी जो प्रजा थी वो भी बहुत खुशहाल होती थी। इस तरह से देखिए ये लोकगीत गाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, मौखिक साधन है। ठीक है, अभी देखिए प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के साधन। अभी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके लेखन के कौन कौन से साधन है ये एक चार्ट द्वारा बताया गया है। जैसे हमने देखा था भौतिक साधन, उसमें देखिए बच्चों वस्तु वास्तु, ठीक है, वस्तु कौन कौन सी, तो गुफा चित्र थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के शिल्प, मन के रत्न आभूषण, पत्थर के शिल्प, धातु की वस्तुएं, सिक्के और शस्त्र, ये सब वस्तुओं में आया। ठीक है, अभी वास्तु कौन कौन सी, वास्तु मतलब क्या, भवन, बड़े बड़े भवन, गुफा, मकान, स्तूप, गुफाएं, मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिदें और स्तंभ, ये सब क्या है, वास्तु है। भौतिक साधन तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, वस्तु और वास्तु। ठीक है, देखो सिर्फ आ की मात्रा है बच्चों, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क है, वस्तु और वास्तु। ठीक है, बताया अभी मैंने वस्तु कौन कौन सी है और वास्तु कौन कौन सी है। फिर देखिए लिखित साधन, हड़प्पा लिपि में लिखे गए लेख है ना, जो हमने देखा था हड़प्पा संस्कृति के पाठ में। फिर वैदिक साहित्य, मेसोपोटामिया का इष्टिका लेख, फिर महाभारत रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियां, ये सब लिखित साधन में है। ठीक है, फिर जैन बौद्ध साहित्य, फिर ग्रीक इतिहासकार जो लिखते थे, देखो मैंने आपको उस पाठ में बताया था कि ग्रीक इतिहासकार भी लेखन करके रखते थे, उन्होंने भारत के बारे में कितना कुछ अच्छा अच्छा लिखा था। और पाश्चात्य लोगों को मतलब पश्चिम उत्तर भारत को या फिर वहां के देशों को भारत की जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो चीनी यात्रियों द्वारा लिखा हुआ यात्रा वर्णन, ठीक है, फिर व्याकरण ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ और उकेरे गए लेख, ये सब क्या है, लिखित साहित्य है। और आज हमने जो देखा मौखिक साहित्य, ठीक है, मौखिक साधन, प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित देखिए वैदिक
बौद्ध और जैन साहित्य अब लिखित स्वरूप में भी उपलब्ध है। उस वक्त नहीं था बच्चों, ठीक है, उस वक्त वो लिखित स्वरूप में नहीं था, वो मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे पहुंचा दिया जाता था। लेकिन आज अभी वो जो साहित्य है वो सब लिखित स्वरूप में उपलब्ध है। यद्यपि इन साहित्यों का रूपांतरण अब लिखित स्वरूप में हुआ है ना, क्योंकि आज के जो हम लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए, इसलिए अभी वो क्या है, लिखित स्वरूप में लिखा हुआ है। फिर भी उनका पाठन करने की परंपरा अब भी जारी है। देखिए, लेकिन आज भी पोवाड़ा सुना जाता है, चक्की के गीत भी सुने जाते हैं। अगर हम पुरानी पिक्चरें देखेंगे बच्चों तो उसमें भी आपको ये सब दिखाई देगा, ठीक है। फिर इतिहास के लेखन हेतु जब मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है तब उसका समावेश मौखिक साधनों में होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हमने देखा प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के ये 3 साधन थे है और जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अभी देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन और कौन कौन से हैं। तो देखिए, अश्व युग से लेकर ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर, है ना, ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड क्या है, भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर वो सब दिखाई दे रहा है। भारत के अश्मयुग की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है ना। ये अश्मयुग था पहले, ये हमें कैसे पता चलता है, तो उत्खनन द्वारा। उत्खनन मतलब वो भी हमने देखा था कि कैसे शास्त्र शुद्ध पद्धति से जो खोदान काम होता है उसको क्या कहते हैं, उत्खनन। तो उसमें ये सारी चीजें हमें मिली, जिसके द्वारा हमें पता चला कि अश्मयुग में लोग ऐसे रहते थे। उस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। देखो, उस वक्त लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए लोग, देखो, हमने देखा था कि कैसे गुफाओं में चित्र बनाते थे और अपनी भावनाएं प्रकट करते थे। फिर आगे देखिए, ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है ना। हमने वैदिक संस्कृति में ये सब देखा है बच्चों। तो ये वैदिक वेदों द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है। आरंभ में ये वेद भी लिखित स्वरूप में नहीं थे, ठीक है। फिर देखिए, वैदिक साहित्य तथा उसके पश्चात लिखा गया साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। और इस साहित्य में देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य, और जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, नाटक, काव्य, शिलालेख, स्तंभलेख, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन आदि का समावेश होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, इसी भांति पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। देखा बच्चों, ये सब क्या है, भवन, सिक्के, ये सब क्या है, भौतिक साधन है, ठीक है। तो इनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभी देखिए, ये तो सब हमने देखा कि इतिहास की जानकारी लेने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है, फिर वो भौतिक रूप में, लिखित रूप में और मौखिक रूप में हो। लेकिन देखो बच्चों, इतिहास लेखन के प्रति सावधानी कैसे बरतनी है। अभी इतिहास के साधनों को उपयोग में लाते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कोई लिखित प्रमाण को केवल पुरातन होने के कारण वह विश्वसनीय होगा ही, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। मतलब अगर हम कहेंगे कि चलो ये पुरातन प्राचीन काल के वस्तु है, ठीक है, तो इसके आधार पर सिर्फ हम इतिहास नहीं समझ सकते, क्योंकि वो विश्वसनीय भी तो होना चाहिए, है ना। फिर देखो, ये भी जरूरी है कि वह किसका लिखा हुआ है ना। ये अगर कोई भी अगर प्राचीन साहित्य कोई भी लाएगा और कहेगा चलो इसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी, तो ये भी सही नहीं है। तो देखिए, वह किसका लिखा हुआ है, उन्होंने क्यों लिखा है और कब लिखा है, इसकी छानबीन हमें करनी पड़ती है। सिर्फ पुराने साधन है, चलो भौतिक साधन मिला, लिखित साधन मिला और ये
मौखिक साधन भी मिला तो उसके द्वारा हम इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए वो किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही विविध प्रामाणिक साधनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की एक दूसरे के साथ पड़ताल नहीं करते हैं, जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ती है, और फिर इतिहास लेखन में सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति को ये सब समझ में आता है। तो इसको बहुत ही महत्व है बच्चों, तो इसलिए हमें इतिहास लेखन के प्रति सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, वो किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये सब जांच करनी पड़ती है, तब जाकर हम उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपके लिए भी एक सवाल है बच्चों कि अगर यदि तुम्हें एक प्राचीन सिक्का मिल गया, ठीक है, तो अपने पास रखोगे, माता पिता को दोगे, या फिर वस्तु संग्रहालय में जमा करेंगे? बताइए, कोई बता सकता है? अगर माइक अनम्यूट है तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं ही बताऊं। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई प्राचीन सिक्का मिल गया तो हम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे कि अपने माता पिता को देंगे, या फिर वस्तु संग्रहालय में जाके जमा करेंगे? तो ये थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है, हम क्या करेंगे, उसको वस्तु संग्रहालय में जमा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने ये पूरा पाठ देखा आज। इसमें हमने देखा भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और देखिए आप लोग भी अपने दादा दादियों और नाना नानी इनसे ये सारी बातें सुनते होंगे। ये जो मैंने अभी कहा ओवी चप्पी के गीत, उनको मुंह जबानी याद होंगे बच्चों। अगर आप पूछेंगे तो देखिए वो जरूर कुछ ना कुछ बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी वो अनुभव किया होगा या फिर सुना होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए फिर पोवाड़ा वगैरह वो भी आप अगर पूछेंगे तो उनको पता होगा। और अगर आपको जानना ही है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे पोवाड़े हैं, अनेक महाराजाओं के बारे में वो गाते थे, उनका गुण गौरव करने के लिए वो वहाँ की परंपरा ही थी। तो वो अगर आपको सुनना है तो आज भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगली तासिका में। और अभी दिवाली की छुट्टियां भी मिल रही है, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करो छुट्टियों को, बहुत मजा लेना, पटाखे नहीं फोड़ना जिससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, बाय बच्चों। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बाय बाय।